नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। देखिए, पटना में एक बड़ी वारदात की घटना को अंजाम देता है यहाँ के जितने भी तरह के अपराधी हैं। उस अपराधी में ये बेखौफ होकर के एक अस्पताल में घुसते हैं। उस अस्पताल का नाम है पारस हॉस्पिटल। और बता दें कि इस पारस हॉस्पिटल में एक ऐसे पहले से जिसका आपराधिक इतिहास रहा है, चंदन मिश्रा के नाम से, वो कुछ दिन पहले बेऊर जेल से छूटे थे पेरोल पर। वो इलाज कराने आते हैं और इस पारस हॉस्पिटल में दूसरे मंजिल पर वो भर्ती थे। उसमें सुबह के 7 बजे 5 अपराधी आते हैं और उन्हें गोलियों से खून दिया जाता है। इसमें ये पता चल रहा है कि उसकी पहले से कोई न कोई दुश्मनी हो रही होगी। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से कुछ दिखाना चाहते हैं। तो देखिए, ये पारस हॉस्पिटल का ये कैंपस है और इसी पारस हॉस्पिटल में मैं आपको वो गेट दिखाता हूँ। जैसा कि चश्मदीद बताते हैं कि इसी गेट से वो 5 अपराधी घुसे थे और सुबह सुबह दूसरी मंजिल पे जाते हैं और वहाँ जो भर्ती है चंदन मिश्रा, उसकी हत्या कर फिल्मी स्टाइल में हथियार लहराते हुए वो निकल जाते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो पारस हॉस्पिटल की जो घटना है, ये तमाम घटनाएं बिहार की उस आपराधिक मामले में एक बड़ा सवाल पैदा करता है और नीतीश सरकार और पुलिस प्रशासन जो पटना की है उस पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। जैसा कि बता दें कि ये इनका जो इतिहास रहा है, जिस चंदन मिश्रा की हत्या की गई है, इनका पहले से कई ऐसे आपराधिक इतिहास रहे हैं और आपराधिक इतिहास में ये देखा गया है कि ये बक्सर के रहने वाले हैं और बक्सर में ये गैंग चलाया करता था और उस गैंग के माध्यम से ये कई लूटपाट और हत्या की घटना को अंजाम दिया करता था। लेकिन अभी बता दें कि इससे पहले की जो इसकी वारदात थी, बक्सर ज़िला के दुल्लूपुर निवासी बताए जाते हैं चंदन मिश्रा, जो शोरूम एवं चांदी सोना चांदी के जो शोरूम होते हैं, तनिष्क की कई लूटकांड हुए हैं तनिष्क शोरूम में, चाहे वो पटना हो, भागलपुर हो, कई ऐसे जगह पर जिसमें इसकी संलिप्तता दिखी गई। पहले ये गैंग चलाया करते थे लेकिन आपस में फूट हो गई। बता दें कि शेरू और चंदन मिश्रा एक गुट में रहा करते थे और इनका गैंग चला करता था। साथ ही बता दें कि ये पूरे बिहार में आतंक फैलाए हुए थे और सोना के शोरूम लूटकांड को ये अंजाम दिया करते थे। कई ऐसे मर्डर का भी केस इस पर चल रहा था और ये सज़ा याफ्ता बेऊर जेल में बंद थे। बता दें कि ये चंदन मिश्रा जिस हिसाब से ये आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते थे, वो बिल्कुल टीनेजर में रहा उस समय थे और शेरू के साथ ये मिल के ये काम करते थे। लेकिन शेरू से फूट हुई, अनबन हुई और ये अपना ठिकाना और अपना गैंग चलाने लगा। और काफ़ी बिहार में बहुत ऐसे जगह हैं जहां ये आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने में कामयाब रहे, लेकिन पुलिस ने इसे गिरफ्तार की थी और कई ऐसे महीनों से सालों से ये जेल में बंद रहा करते थे। कितने बार जेल गए, बाहर आए, लेकिन इस बार जो इसका सज़ा था वो अभी लगभग बताया जा रहा है कि 10 दिन की सज़ा और थी। लेकिन वो पेरोल पर इलाज कराने इसी पारस हॉस्पिटल में आए थे और आज सुबह के लगभग 7 बजे 5 अपराधी आते हैं और इसकी हत्या कर निकल जाते हैं। बताया जा रहा है कि अब तस्वीर के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूं कि पारस हॉस्पिटल में जिस तरह की भीड़ है और इस भीड़ में पप्पू यादव भी पहुंचे। आपको मैं पप्पू यादव की तस्वीर दिखाना चाहता हूं। तो जब पप्पू यादव यहाँ पहुँचे तो बताया जा रहा है कि पप्पू यादव भी काफ़ी
इस तरह के मामले में एक्टिव रहते हैं। और जब यहाँ पारस हॉस्पिटल पहुँचे वहाँ हमारी भी मौजूदगी थी और पप्पू यादव ने सीधे नीतीश सरकार पर हमला करते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कही। और पप्पू यादव ने ये भी कहा कि मैं गवर्नर से मिलने जा रहा हूँ और राष्ट्रपति शासन लगाने की मैं सिफारिश करूँगा, मांग करूँगा। साथ ही बता दें कि इस पारस अस्पताल में जब वो अंदर जाने लगे तो पप्पू यादव को सिक्योरिटी अंदर जाने से रोका। साथ ही कई ऐसे मरीज़ के जो परिजन हैं उन्होंने भी पारस अस्पताल पर आरोप लगाते हुए कहा कि बताइए, हम लोग मरीज़ के अटेंडेंट हैं और हम लोगों को यहाँ जब अभी रोका जा रहा है, आखिर जब हम लोग को रोका जा रहा है तो अपराधी को छूट कैसे मिल गई अंदर जाने की। और जब अपराधी अंदर जाते हैं तो फिर ये हत्या को अंजाम देते हैं। कहीं न कहीं अस्पताल की पुलिस, अस्पताल की जो सिक्योरिटी है, अस्पताल प्रशासन है, उस पर भी सवालिया निशान लगते नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि बिहार सरकार में जिस तरह की लूट हत्या की वारदात बढ़ रही है, उसमें बिहार सरकार किस हिसाब से और किस हद तक ये अपने काम करेगा और प्रशासनिक गतिविधि के माध्यम से इस हत्यारों पर, इस जो वारदात देने वाले लोग हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उस पर कितनी ठोस रुख अपनाते हैं पुलिस प्रशासन, ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल अभी चुनाव का तो समय है और चुनाव को लेकर के ऐसा हत्याओं का दौर चल रहा है जो कि आम जन के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। और कब किस समय किसको गोली मार दे अपराधी, ये कहना मुश्किल है। यानी ये अपराधियों के दिल से पुलिस का खौफ, प्रशासन का खौफ, सज़ा का खौफ निकल चुका है। अब ये देखना होगा कि इस पर अब विपक्ष किस हिसाब से सरकार को घेरती है, क्योंकि विगत महीनों से जिस तरह से हत्या के मामले नज़र आ रहे हैं उसमें विपक्ष लगातार हमलावर रही है सत्ता पक्ष पर कि सरकार निरंकुश हो चुकी है, नीतीश कुमार का इकबाल ख़त्म हो चुका है। कई तरह के आरोप भी लगते आ रहे हैं इन तरह की क्राइम और वारदातों पर। अब देखना होगा कि आज क्या किस तरह की बात निकल के आती है। वैसे एसएसपी दीक्षा जब निकली तो उन्होंने भी अपने बयान में कहा है कि यहाँ जो गोलियां लगी है अभी पोस्टमार्टम चल रहा है और फॉरेंसिक टीम की जांच चल रही है। अब इसमें ये देखना होगा कि पुलिस प्रशासन की बयान हो या पप्पू यादव का आंदोलनात्मक बयान हो, इन तमाम चीज़ को लेकर के अब क्या ठोस कार्रवाई हो पाती है और बिहार को सुरक्षित करने के लिए नीतीश सरकार की सुशासन क्या कड़े रुख अपनाते हैं, ये समझने वाली बात होगी। बाकी है बिहार में 200 मीटर पर मोबाइल कौन है यार? कैदी के साथ 12 क्या कर राइफल, ठीक है। और उसके बाद डॉक्टर क्या बच गया? कुछ बच गया है? कुछ बच गया है। दीपकला बिहार के 13 करोड़ लोगों के जीवन पर हमला। कौन है जी? ये लड़का बस इन नेताओं का सिर्फ नेतागिरी बच गई है। इधर इधर ये लोग पैसे के बदौलत कौन है यार? फिनिश कर देना चाहिए। कब चलेगी? प्रभात खबर जाति के आधार पर अपराधी का चयन होता है। गलत इनकाउंटर करते हैं, गलत शूटर बचाते हैं और ये लोग शूटर को बचाते हैं। कौन सा शासन चल रहा है? का गठन हुआ है, गैंगवार हो गया, शासन चल रहा है। सर, कौन सा शासन? ये कोई शासन बचा है? गैंगवार अब भी कोई शासन है? ऐसा बताया जा रहा है। ये लड़का बोले तो रोहित राजन में जाके ये माफिया राज खत्म कर रहे हैं जी। इधर वो बोल रहे हैं माफिया। अरे माफिया को पालते हो और माफिया राज खत्म करते हो। नीतीश कुमार तो सरकार चला नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार तो लगभग सो चुके। अब ये सरकार चला रही है बीजेपी और हेडक्वार्टर के पदाधिकारी। अभी मैं गवर्नर हाउस जा रहा हूँ। नीचे गवर्नर साहब मुझे बुलाए हैं
अभी तुरंत मैं गवर्नर साहब से मांग करूंगा कि अब राष्ट्रपति शासन लगा दो। सरोज भैया, राष्ट्रपति शासन के जोगी तो अपने जात के क्रिमिनल को बचाता है। ये कौन मॉडल है? जोगी का मॉडल है पॉलिटिकल मॉडल। शूट आउट होनी चाहिए यहाँ। यार कोई अपराधी ना बचे, मिटा देना चाहिए और हेडक्वार्टर से सारे पदाधिकारी को हटाना चाहिए। हेडक्वार्टर को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ अब राष्ट्रपति शासन, चूंकि नीतीश कुमार जी का शासन है नहीं, प्रोक्स में बीजेपी का शासन है, इसीलिए हम तो चाहेंगे अब यहाँ राष्ट्रपति शासन। अरे भाई पास है। आप चुप रहिए। इसको शांत करिए। सांसद साहब को मिलने से अपराधी समझता नहीं, नाटक करते दबा नहीं सकते। आपसे आपने कहा हमें आपको एक बार भी कुछ बोले? आपने कर दिया हो गया। मैं आपको रिसिस्ट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि नहीं जब लाना हमको। हम किसके लिए? आपका बेटा मरेगा तभी हम जाते हैं, आपका भाई मरेगा तभी जाते हैं हम आपके लिए नहीं करते। आप पूछिए, हम सिंगल जाएंगे। आपका परिवार में कुछ होता हम जाएंगे। आपकी बात को आदत नहीं हो गया, हम आप ही लोग की तो बात करते हैं। अच्छा भैया, रोक क्या दिया गया? अब इनकी बात तो प्रशासन की बात अब पूछा जा रहा है, अब रोक दिया तो हम क्या करेंगे? नियम कानून का बात नहीं मानेंगे। क्यों रोका जा रहा है पप्पू जी? कानून का पालन करेंगे। हम गवर्नर साहब के पास जा रहे हैं। भैया हमको कोई कारण नहीं, रोक दिया। अपराधी नहीं रुके, लेकिन भैया क्या करेंगे? अपराधी को पप्पू अपराधी से इन लोगों को पप्पू यादव से डर है। आपके साथ भी धक्का मुक्की है। भैया क्या दिक्कत है भाई? इन लोगों का बॉस चले तो पप्पू यादव को मरवा दे। आप सांसद हैं, आप इन लोगों का बॉस चले तो पप्पू यादव को मरवा दे। पप्पू जी पर आप सांसद, आप परिस्थिति देखने आए हैं और ऐसे में हम गवर्नर साहब से मांग करेंगे सर आपको अंदर नहीं देने दिया जाता। सर, हम ये मामला उठाएंगे स्पीकर साहब के पास। स्पीकर साहब के पास ये मामला उठाएंगे और गवर्नर से कहेंगे कि किस तरीके से डेमोक्रेसी का हनन हुआ और हमें डर है ये लोग हमको भी न मरवा। क्या है सर मॉर्निंग टाइम में क्या था कि हम लोग चाय पी के अंदर जा रहे थे तो बंदूक लहराते पूरा फिल्मी स्टाइल में वो बंदूक लहराते निकला लोग, और हम लोग को आइडिया नहीं था कि वो क्या करने आए थे नहीं आए थे। पर हम लोग पब्लिक प्लेस पे हैं तो जब अंदर जाते हम लोग के लिए पास अलाउ है। उन लोग 5 आदमी था, 5 आदमी कैसे अंदर घुस के वो बंदे को मारे हैं गोली। अब ये तो आइडिया नहीं है। हम लोग तो जाते हैं तो गोली की आवाज़ नहीं सुने थे, वो लोग बाहर जा रहे थे तो हम लोग देखे कि बंदूक लहराते पूरा जा रहे थे, पूरा बंदूक लहराते अच्छा से। 5 आदमी थे। हाँ 5 आदमी। छोटा वाला बंदूक था, छोटा वाला। सर वो हम लोग को बताया नहीं गया है, वो दिखाया नहीं जा रहा है, अंदर उसको छिपा के रखा गया है, किसी को बताया नहीं गया कि हाँ कि क्या हुआ है नहीं हुआ है, बस ये आवाज़ उठा है। पर हम लोग देखे उनको 5 आदमी था बंदूक लेके। ये बता सकते हैं कि घटना कितने बजे हुई है? 7 बजे करीब। 6-7 बजे। बताइए कि आपके तो करीबी है। नहीं, हमारे करीबी नहीं है, हमारे दूर के रिश्तेदार हैं वो। और रही बात तो समझने वाली चीज़ है कि इस हॉस्पिटल में जहां सेफ्टी के दृष्टिकोण से ये बहुत तगड़ा हॉस्पिटल है, और उस हॉस्पिटल में अगर आपके कोई परिजन एडमिट हो जाते हैं तो आपको मिलने के लिए
नाक चने चना चबाना पड़ता है आपको, लोहे का चना चबाना पड़ता है। लेकिन वो अपराधी कैसे चला गया, वो भी हथियार के साथ? गार्ड्स क्या कर रहे थे? मिलने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती, परिजन को मिलने के लिए मशक्कत करनी, लेकिन अपराधी को मिलने के लिए मशक्कत नहीं करने पड़ती है। देखिए ये अब हमको लग रहा है, आपको क्या लग रहा है आप बताइए? एज अ पत्रकार आप बुद्धिजीवी हैं, आपको क्या लग रहा है? आप अभी आपको घुसने दिया जा रहा है? अभी आप घुस सकते हैं, तो आप पता कीजिए कि क्या है ये। तो आप ये तो जांच का विषय है ना। देखिए जसमदीद गवाह पारस हॉस्पिटल पर बड़ा सवाल है। राय पूछिए हथियार लहराते हुए जा रहा था, पूछिए आपका पूरा नाम कितने लोग पूछिए इनसे। हथियार 5 आदमी लोग जाते हैं हथियार लहराते हुए, पूछिए इनसे। गवाह है, ये कह रहे हैं कि 5 आदमी थे। पूछिए। ये व्यवस्था मतलब व्यवस्था आप कह रहे हैं खराब व्यवस्था है? व्यवस्था खराब नहीं, सब चीज यहाँ खराब है। पूछिए ये जसमदीद जब हथियार लहराते हुए कैसे कोई घुस सकता है, ये पूछिए इनसे। सीसीटीवी फुटेज सारी ये बात बताएंगे। आप देखे थे उस समय? देखिए बहुत आदमी, आप जाइए, आप फर्स्ट फ्लोर पे जाइए, आपको सब लोग देखा है वहाँ। फर्स्ट फ्लोर पे सब लोग देखा है। तो उनके साथ लोग क्या कर रहे थे उस समय? सब लोग चाय नाश्ता करके अंदर जा रहा था, बंदूक ला रहा था। बताइए, बंदूक लहराते हुए और इस हॉस्पिटल में, पारस हॉस्पिटल में जसमदीद गवाह कह रहे हैं। अब किस चीज के लिए आपको चाहिए? आपको रोकने के लिए यहाँ पे प्रशासन खड़ी है। पप्पू यादव को अंदर नहीं जाने दिया, किसी को आपको अंदर जाने दिया? आप अपराधी हैं, क्या हैं आप? अब तक ना तो अस्पताल प्रबंधन क्या देखा आपने? नहीं, वो वैसे चोटिल है, उसको वैसे कोई गोली वोली नहीं लगी। अच्छा, अभी क्या स्थिति है? पोस्टमार्टम कब तक क्या होगा? पोस्टमार्टम अभी हो जाएगा थोड़ी देर में। अभी तक की जांच में क्या तथ्य सामने आए? जी, जो कुछ गोलियां लगी हैं वही गैंग का ही जो है एंगल पूरा वही गैंगवार का ये परिणाम मान लीजिए। जी, इनका पुराना बहुत इन पे केसेस हैं, करीब 24-25 इन पे केसेस हैं इनके यहाँ के, और ये अभी सजा ही काट रहे थे, उसी के पैरोल में आए थे। मर्डर के केस में ये लोग जो सजा काट रहे थे, जितनी गोलियां इनको लगी उसका भी पोस्टमार्टम पे और उस पर क्लैरिफाई हो पाएगा। डॉक्टर्स के पास कंफर्म कर रहे हैं। जी, अभी भेज रहे हैं पोस्टमार्टम। अच्छा मैम, एक सवाल का जवाब ये दीजिए कि इसके साथ कितने लोग कमरे में थे और गोलीबारी में कितने लोग घायल हुए? जी, घायल कोई नहीं है, एक वही है जिनकी मृत्यु हो गई है, और उसके बाद जो है बाकी लोगों को जो पूछताछ अभी की जा रही है। जी बाद में भागने जी। ठीक है मैम, थैंक यू। रियल डायमंड सच्चा गहना, बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना, गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।